इससे ये यूपीएससी बीपीएससी में कम्पीट कर पाए। धन्यवाद। एपीएसएम कॉलेज बरौनी के सभागार में यहाँ उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर मुकेश सिंह जी, संकाय के सभी सदस्यगण, उपस्थित जीडी कॉलेज के प्रोफेसर कमलेश जी, लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान के चीफ कोऑर्डिनेटर राहुल कुमार सिंह जी, बेगूसराय चीफ कोऑर्डिनेटर प्रभाकर राय जी, बेगूसराय कोऑर्डिनेटर मृणाल भारद्वाज जी, कैलाश जी, फिल्म अभिनेता अमिया कश्यप जी, उपस्थित सभी विद्यार्थियों। बेगूसराय मेरी भूमि है, अपनी पूर्वजों की भूमि पर खड़ा हूँ। सबसे पहले भूमि को नमन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ और बातें जब करना चाहता हूँ तो चाहता हूँ उन बातों से हम कुछ सीखें, कुछ विमर्श करें और जब मिले तो ऐसा न रह जाए कि केवल 1 घंटे के लिए आए, बात की और चले गए। उसकी व्यापकता ऐसी हो कि आने वाले समय में उस पर आप चिंतन भी करें, मंथन भी करें और क्रियान्वयन भी करें। तो सबसे पहले, कितने लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं? चलिए बढ़िया है। कोई है जो सफल होना नहीं चाहता है? सभी लोग सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा कि पहले आप बताइए, जो आपने कहा सफल होना चाहते हैं, सफल होना मतलब क्या हुआ? कैसे व्यक्ति को आप सफल कहिएगा? संवाद केवल एक तरफा नहीं होगा, हम आपसे पूछेंगे फिर बोलेंगे। कैसा व्यक्ति है, कैसा पुरुष है, कैसी महिला है जिसको आप कह सकते हैं कि सफल है? सफल कौन होता है? जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। नहीं, आवाज बहुत धीरे आई है, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, पास आ जाइए, पास आ जाइए। जोर से बोलिए। सर, हम उन व्यक्तियों को सफल कर सकते हैं जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। बहुत सही जवाब। हम उन व्यक्तियों को सफल कह सकते हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और कोई? सफल किसको कहते हैं? जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। लक्ष्य क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, सफल हुए, लेकिन लक्ष्य जीवन का क्या होना चाहिए? अपने माता पिता की खुशी को बरकरार रखना अच्छा लक्ष्य है। और कोई होता है? लक्ष्य क्या होना चाहिए? और माता पिता कैसे खुश होंगे? हम कड़ी मेहनत करेंगे, सफल होंगे तो माता पिता खुश होंगे। लक्ष्य है इनका। चलिए, और बताइए, आप खड़ी हुई हैं। लक्ष्य क्या होना चाहिए? उनका जरूरतमंद लोग उनकी भी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अपनी जरूरत को और जो जरूरतमंद है उसकी भी जरूरत को हम पूरा कर सके, लक्ष्य होना चाहिए। और कोई? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सभी लोग सही हैं, उसको मैं जोड़ूंगा। और बताइए, क्या लक्ष्य होना चाहिए?
अपनी जरूरत को और दूसरों की जरूरत को कैसे पूरा कर पाएंगे जो आप धन अर्जित करेंगे। सर लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे मानव जाति की भलाई। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे मानव जाति की भलाई हो। चलिए अच्छी बात है, ठीक है बैठिए। सफलता तब कही जाएगी जब अपनी क्षमताओं के अनुसार जो लक्ष्य है उसको हम तय करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये बताइए क्षमता क्या है आपकी? सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या सभी लोग सफल हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। कितने लोग होते हैं जो वास्तव में सफल होते हैं? आज आपकी अवस्था 20 साल 22 साल के आसपास से कम है, लेकिन जो 40 के पार गए 50 के पार गए उनसे जो आप बात कीजिएगा तो निश्चित है जब उनकी भी अवस्था 17-18 वर्ष की रही होगी, 20 वर्ष की रही होगी, तो सफल होना चाहते होंगे कि नहीं चाहते होंगे? कितने लोग सफल हुए? कितने लोग सफल हुए? बहुत कम। जब हर व्यक्ति के मन में सफल होने की कामना है, इच्छा है, तो कुछ लोग ही क्यों सफल होते हैं? क्या रहस्य है कि सब सफल नहीं होते? नहीं, ठीक है, निरंतर प्रयास करेंगे। तो पहले ये बताइए कि आपकी क्षमता क्या है? क्या किसी व्यक्ति की क्षमता अधिक होती है, किसी की कम होती है? होती है क्या? होती है। तो आपकी क्षमता को यदि मैं कहूँ किसी और से तुलना करने को तो आप क्या कहेंगे? यदि कोई क्लास का टॉपर है जिसके नंबर आपसे 10% अधिक है, उससे आपकी क्षमता कम है कि ज्यादा है? कम है। पक्का? सर मान लेना जैसे कि उसका नंबर ज्यादा है, हम लोग का जब कम आया। अच्छा, नंबर ज्यादा आ गया तो मान लिया उससे आपकी क्षमता कम है। और क्या? सर मेहनत की कमी है। तो क्षमता कितनी है? मेहनत की कमी तो मान लिया, क्षमता क्या है उसकी? मेहनत करता तो मिलता क्या है? नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि मेहनत की कमी थी इसलिए टॉप नहीं किया। सभी की क्षमताएं समान होती है। सभी की क्षमताएं समान होती हैं। चलिए, तो फिर क्यों कोई आगे जाता है, क्यों कोई पीछे आता है? जो ज्यादा श्रम करता है, मेहनत करता है, जो ज्यादा श्रम करता है, मेहनत, काफी अच्छी बात है। लेकिन सभी की क्षमताएं समान होती है, कितनी होती है क्षमता? सीमित होती है सर। उसका निर्धारण हम स्वयं करते हैं कि हमारी क्षमताएं। चलिए बैठिए। हम लोग बिहार से आते हैं, सब लोग बिहार से ही हैं ना? बेगूसराय जिले से कितने हैं? अच्छा, ठीक है। और बेगूसराय के बाहर से कितने हैं? तो ये बताइए कि एक समय जब रोड नहीं थे आज के जैसे, आज तो रोड है, जो बाहर से आए हैं वो रोड से आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं थी आज की जैसी, आज तो माइक है, हम लोग बात कर पा रहे हैं। सूचना के तंत्र नहीं थे उस समय। भारत की जो सीमा थी कहां तक थी? आज के भारत की सीमा से अधिक थी कि कम थी? अधिक थी। कहां तक थी? इतिहास पढ़े होंगे सब लोग। अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के भी उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी, पूर्वोत्तर तक थी। आज जब संसाधन है तो भारत की सीमा कम क्यों है? और जब संसाधन उस प्रकार के नहीं थे तब क्यों भारत की सीमा इतनी विशाल थी? और क्यों उसका केंद्र बिहार था? पाटलिपुत्र से ही शासन होता था। आज तो दिल्ली से शासन होता है, उस समय पाटलिपुत्र से हो रहा था जब संसाधन नहीं थे। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी जो अलग होगी बिहार में। शिक्षा का केंद्र था सभी, और नालंदा विश्वविद्यालय थी। ठीक, अलग क्या बात थी? शिक्षा के केंद्र तो आज भी बिहार में है।
अलग क्या थी? कोई भूमि, कोई व्यक्ति कैसे महान बनता है? एकता। एकता मतलब कोई भी एक समूह के ज्यादा भेदभाव नहीं होना। अच्छा जवाब दे रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं कि बरौनी कॉलेज में इतने अच्छे बैठे। क्या नाम है आपका? रीना कुमारी। रीना कुमारी, बहुत अच्छे बैठे। बिहार में क्या अलग था उसका बहुत अच्छा, कोई भी भूमि या कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है उसके दृष्टि अलग होती है, उसके गुण अलग होते हैं। अखंड भारत यदि बना तो कहीं से बन सकता था, बिहार से अगर बना कुछ तो कारण होगा जो अलग करता होगा इस भूमि को। और यदि हम लोग सोचते हैं क्या कारण था, तो हम लोग अगर सोचेंगे तो भारत में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, या पूरे मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से परंपरा शुरू हुई, लोगों की जो दृष्टि थी, जो श्रुति थी, उसको लिखते गए। और एक समय ऐसा आया जब उस समय के लोगों ने कहा कि वेदों का अंत हो गया है। क्या कहा गया? वेदों का अंत, इससे बढ़िया ज्ञान आगे और नहीं जा सकता। और उस वेदों का अंत कहाँ हुआ? उसी क्षेत्र में जहां हम लोग आज खड़े हैं। प्राचीन बिहार में मिथिला के जंगलों में हुआ, राजा जनक की सभा में हुआ। उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं। वेदों को यदि हम पढ़ते हैं तो वेदों में पाते हैं हम आराधना कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, अपने भौतिक लाभ के लिए भी कर रहे हैं, आत्मीय शांति के लिए भी कर रहे हैं, अनेक प्रकार के व्यक्तिगत लाभ और उन्नयन के लिए हम उपासना करते हैं। उपासना के साथ साथ हम पाते हैं ईश्वर के प्रति एक सामीप्य का भाव भी है। ईश्वर हमारे पास आते हैं जब यज्ञ में हम बुलाते हैं। लेकिन ईश्वर कौन है? ईश्वर हमसे अन्य हैं, दूर हैं, उनको बुलाते हैं तो आते हैं। एक रहस्य भी है, पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। रहस्य क्या है? तो ऋषि कल्पना करता ईश्वर है कौन? सृष्टि की रचना किसने की? जब कुछ नहीं था, नास्तिक सूक्त पढ़िए, ना सदा सीन नो सदा सीत तदानीम नासिर जो नो व्योमा परोयत किमा वरीवन को कश्य शर्मन्नम व किमा सीत गहनम गभीरम। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, छुपा था क्या, कैसे हुआ? उस समय जल भी नहीं था कि नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ शुरू हुआ होगा। आज सब लोग के मन में इच्छा जरूर होती है कि जो भी चल रहा है शुरू कैसे हुआ। तो यही बात तब हमारे पूर्वजों के मन में भी थी। तो अनेक प्रकार की सोच निकली। उसमें एक सोच ये निकली नास्तिक सूक्त में कि सबका जन्म एक इच्छा से हुआ है। कुछ भी नया शुरू होता है तो मन में एक इच्छा होती है। तो आदि तत्व, जो परम तत्व, उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई और वहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। लेकिन जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो जिसने प्रारंभ किया, जिसने बनाया, वह भी जानता है या नहीं जानता, ये प्रश्न रह गया। और तब उत्तर आया, वह था हिरण्यगर्भ से पहले विद्यमान, वही था सारे भूत जात का स्वामी महान। लेकिन कौन क्या, इसमें द्वंद्व है। लेकिन जब वेदांत पे आते हैं, वेदांत पे जब आते हैं, क्यों वेदांत कहा गया? द्वंद्व मिट जाता है। द्वंद्व किस रूप में मिटता है? अपने बिहार के ऋषि ने कहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितने लोग सुने हैं इसको? अरे घर में कभी, पूजा में कभी नहीं सुने हैं? चलो तो आज सुन लिए। इस मंत्र को यदि समझ गए और उसको समझ के उसके अनुसार काम करने लगे, आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी मंत्र का अर्थ समझ गए, दृष्टि वही है जो बिहार की दृष्टि थी, जो बिहार को अलग बनाती है। मंत्र कहता है कि जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। क्या मतलब हुआ इसमें? आपने कहा कि किसी व्यक्ति की अगर नंबर ज्यादा आए तो उसकी क्षमता हमसे ज्यादा है, बोले ना। किसी व्यक्ति को क्या पूर्ण कह सकते हैं? जिसकी क्षमता आपसे ज्यादा है वैसा व्यक्ति भी क्या पूर्ण है? उसमें तो कुछ कमी होगी। किसी को जानते हैं जो पूर्ण हो?
याद कीजिए, कोई कभी मिला हो जो पूर्ण हो? नहीं, पक्का श्योर? लेकिन ऋषि तो इसी बिहार में कह रहे थे जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। क्यों कहते हैं? यदि सोने के टुकड़े को कितने भी छोटे छोटे भाग में खंडित करते हैं तो छोटा जो कण होगा उसमें गुण किसके होते हैं? सोना का होता है। और यदि ऋषि को समझना, और ऋषि का तात्पर्य क्या था? कितने लोग सुने कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है? परमात्मा का अंश सभी में है। कौन सा? जिसने सृजन किया उसका अंश सब में है। सुने हैं ना? कहते हुए सुने हैं। तो यदि परमात्मा का अंश आप में है तो परमात्मा के गुण क्या है? परमात्मा के गुण क्या है? परमात्मा की क्षमता कितनी है? अनंत। परमात्मा की क्षमता को हम कभी किलोग्राम में, किलोमीटर में कभी बता सकते हैं? प्रयास भी करेंगे तो क्या बोलेंगे? अनंत, असीम। और असीम को यदि हम छोटे छोटे भाग में खंडित करने लगे तो छोटा सा जो अंश होगा असीम का कितना होगा? इन्फिनिटी को यदि हम डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट ही ना होगा। तो वैसे में यदि हर व्यक्ति में, हर आत्मा में परमात्मा का अंश है तो क्षमता कितनी हुई? असीम। और जब व्यक्ति की क्षमता असीम हुई तो कैसे उस व्यक्ति को जो आपसे 10 नंबर ज्यादा लाया उसकी क्षमता आपसे ज्यादा कैसे हो गई? असीम में कोई भेदभाव होता है क्या? असीम में कोई भेद है क्या? क्या आप कह सकते हैं कि ज्यादा असीम है, कम असीम कह सकते हैं? तो हर व्यक्ति की क्षमता कितनी है? असीम। और हर व्यक्ति की क्षमता यदि असीम है और वैसा व्यक्ति यदि कहता है कि मेरे लिए कोई लक्ष्य कठिन है तो क्या कहोगे? उन्होंने कहा कि परिश्रम कम किया इसलिए सफलता नहीं मिली। लेकिन यदि हर व्यक्ति का क्षमता असीम है और वह यदि कहे कि लक्ष्य कठिन है तो स्वामी विवेकानंद ने यही तो कहा। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति में पूरे सृष्टि को संचालित करने की शक्तियां समाहित हो वह व्यक्ति यदि कहता है कोई लक्ष्य कठिन है तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप। तो ऐसे में यदि आप सोचते हो कोई व्यक्ति मुझसे ज्यादा नंबर ला रहा है, उसकी क्षमता मुझसे अधिक है, इसका मतलब अपने आप को दुर्बल समझते हो। यदि कोई व्यक्ति IAS IPS में टॉप कर जा रहा है तो आपको लगता है हमसे कुछ अलग है। अलग नहीं, आपने प्रयास नहीं किया। यदि प्रयास किए रहते, निष्ठा के साथ किए रहते, दृढ़ निश्चय के साथ किए रहते तो सफलता में कोई रोक सकता है क्या उस व्यक्ति को जिसकी क्षमता असीम है? और जिस संस्कृति में ऐसे सोच आ जाए, उस प्राचीन काल में आ जाए कि हर व्यक्ति की क्षमता असीम है, उस संस्कृति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भेद करेगा क्या? उसको तो दिखेगा यह व्यक्ति दिखता मुझसे अलग है लेकिन इसकी क्षमता भी असीम है। यह महिला हो सकती है लेकिन इसकी क्षमता भी असीम है। और बिहार में जब ऋषि ने सोचा तो उसने केवल व्यक्तित्व से परे सोचना शुरू किया। उसने तो हर जीव में सोचा कि इस जीव की क्षमता भी असीम है, इसमें भी वही गुण विद्यमान है जो ईश्वरीय गुण है। और ऐसे में जब इस प्रकार की सोच जहां उत्पन्न होती है भेदभाव कहाँ रहता है? बहुत सही बात रीना जी ने कही कि बिहार के उद्भव का यदि कुछ कारण था तो इस प्रकार की सोच थी जो समतामूलक सोच थी, बड़ी सोच थी। और इसीलिए बिहार में जातियां तब भी थी। समाज के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे भेदभाव हमेशा रहे। लेकिन बिहार यदि आगे बढ़ा तो उसका एक ही कारण था, हम भेदभाव से परे सोचना शुरू कर चुके थे, सब में एकत्व देखना शुरू कर चुके थे। मत हर व्यक्ति के अलग होते हैं लेकिन मतैक्य पर आना उसकी परंपरा को प्रारंभ कर चुके थे। जिस भूमि में हम आज हैं प्राचीन मिथिला की दक्षिण की भूमि है। इसी भूमि को कभी बद्री महाजनपद के रूप में भी जाना गया है, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित हो। उस भूमि में उस प्राचीन काल में एक नई और कृति लिखी गई
जब 7,707 गणराजा चुने जाते थे। उस काल में परंपरा यही थी कि जो राजा होगा उसी का बेटा शासक होगा। और हर विश्व के हर क्षेत्र में वैसा ही था और शासक वर्ग भी निश्चित था। लेकिन बिहार की सोच जब अलग हुई, जब भेदभाव से परे उठी, तो सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति मगध में शासक बन सका, जिसको हम नंद वंश के रूप में स्मरण करते हैं। पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं था, कोई व्यक्ति शासक बन सकता था। ऐसी परिकल्पना उस प्राचीन काल में यदि कहीं उत्पन्न हुई तो अपने बिहार की, इसी उत्तर बिहार की भूमि में हुई, जिसको हम वज्जी महाजनपद के रूप में जानते हैं, जिसका केंद्र वैशाली थी। और वैशाली में माइक नहीं था, आज तो माइक बिना माइक के 7,707 गणराजा मिलकर अपने गणाधिपति को चुनते होंगे, तो सोचिए कैसी भावना होगी जो मन को मन से जोड़ती होगी। निश्चित हर व्यक्ति के मत अलग अलग होंगे, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, हर व्यक्ति की मति भिन्न होती है। लेकिन भिन्न मतियों के साथ एक साथ चलना, एक निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं होता। आज तो इतने माध्यम है, तब भी यदि हम 50 लोगों को बिठा दें और कहें कि एक निष्कर्ष पे आ जाओ, आएंगे क्या? हर व्यक्ति अलग सोचेगा। लेकिन समाज तब आगे बढ़ता है जब हम साथ मिलकर चलना सीख लेते हैं, अलग अलग मतों को भी उनका सम्मान करना सीख लेते हैं और साथ में कुछ मेरा कुछ तुम्हारा सोचते हुए एक साथ चलते हैं और मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं रखते। यदि जातियों के नाम पर हम संघर्ष करते रहते तो आचार्य चाणक्य जब चलते तो चंद्रगुप्त को देखते, उसकी क्षमता को देखते तो क्या सोचते कि वह चंद्रगुप्त की जाति क्या है, क्या यह शासक बनने के योग्य है कि नहीं। लेकिन आचार्य चाणक्य के मन में ऐसी बात आई क्या? सामर्थ्य को देखा, सम्मान के चल दिए तक्षशिला की ओर, इतिहास बन गया। व्यक्ति की क्षमता असीम है, उसको आप किसी गुण से, किसी भेदभाव से बांध नहीं सकते। यही बिहार की सोच थी, जिसके कारण बिहार आगे बढ़ा। आज यदि बिहार में हम फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं और से ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, अपने ही पूर्वजों की दृष्टि को समझना होगा, अपने ही भूमि की दृष्टि को समझना होगा। जिसे समझ जाएंगे तो जैसा मैंने कहा, जीवन में क्षमता सबकी असीम है, तो आप कुछ ही क्यों करते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग, प्रयास ही नहीं किए, लगा कि कठिन है, मेरे बस का नहीं है। जिसने सोच लिया कि मेरे बस का नहीं है, क्या करेगा? तो पहले ही युद्ध को हार गए। मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। दूसरे प्रकार के लोग शुरू तो किए, लेकिन कुछ समय के बाद लगा कि कठिन है, सामने वाला मुझसे उसकी क्षमता अधिक है। अरे भाई, किसी की क्षमता अधिक नहीं है। यदि मन में इच्छा हो तो साथ साथ निष्ठा भी होनी चाहिए। क्षमता तो असीम है, लेकिन उसके अनुरूप तुमने प्रयास कहाँ किया? हर व्यक्ति का डीएनए अलग हो सकता है, समझने की प्रवृत्ति अलग हो सकती है, उसकी रुचि अलग हो सकती है, लेकिन क्षमता अलग हो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि जिस विषय में आपकी रुचि लगेगी, आप पूरे मन से करेंगे, आप निश्चित है कि आप सबसे आगे अग्रणी हो जाएंगे। रुचि नहीं है तो भी मेहनत करेंगे तो भी पहुंचेंगे। लेकिन जहां रुचि हुई, उस विषय को आपने उठाया और पढ़ना शुरू किया, तो विश्व में सबसे उन्नत आप होंगे। तो क्षमता असीम है, इस बात को हमेशा याद रखिए। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। जब दिनकर जी को हम लोग पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं? वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, अनल अक्षरों से लिखा जा चुका है इतिहास तुम्हारा। एक एक शब्द में प्रेरणा किस बात के लिए? कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। और लक्ष्य को जब प्राप्त करने हम चलते हैं यात्रा पर, इच्छा होनी चाहिए, डिजायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, निश्चय होगा, जिद होगी, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। समस्याएं तो आएंगी, हर व्यक्ति के साथ आती हैं, पारिवारिक आ सकती हैं, मित्र मंडली में आ सकती हैं, कुछ ना कुछ होगा जीवन में। चीजें क्षणभंगुर हैं, चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन मन की जो इच्छा है, जो ध्येय है, स्पष्ट होना चाहिए।
और सफलता की जो मैंने पहली बात कही है, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। किसी ने कहा कि लक्ष्य होना चाहिए मानव जाति के कल्याण के लिए। देखिए, बड़े स्पष्ट हो जाए लक्ष्य क्या है। यदि आपका लक्ष्य आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, जो भी बनना है, उसके लिए आपने पूरी परिश्रम किया, संभव है कि लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन क्या वो आपका वास्तविक लक्ष्य है? यदि आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए और मन में स्पष्ट नहीं है कि आईएएस बन के वो करना क्या है, तो अनेक लोग आईएएस बनते हैं। कितने ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। व्यक्ति अपने लिए तो अपना स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, अपने जीवन को निर्वाह भी कर रहा है, दायित्वों का भी निर्वाह कर रहा है, साथ साथ यदि भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ तो समाज को खा भी रहा है, नुकसान भी कर रहा है। और कुछ समय के बाद जिस व्यक्ति के आईएएस बनने पर पूरे गांव में खुशियां बनाई गई, उस व्यक्ति को सीबीआई पकड़ के ले जाती, तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप सफल मानेंगे? आईएएस तो बने, लक्ष्य था, सफल हुआ क्या? सफलता तब है जब हर छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते हो, आगे बढ़ते हो, जीवन का जो अंत समय आए तो मन में ऐसे भाव है कि हम संतुष्ट हैं, जब जो किया सही किया, गलत नहीं किया। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें बदी से चलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। एक व्यक्ति जब कोई कार्य प्रारंभ करता है, उसके सामने हमेशा द्वंद्व की स्थिति रहती है। या तो सही करने का उसका निर्णय हो या गलत करने का निर्णय हो। यदि गलत करना चाहे तो कई बार निर्णय आसान होता है। बहुत लोग बताते हैं कि भाई शॉर्टकट है, कर लो, लेकिन जान लीजिए आप गलत कीजिएगा तो भी उसकी प्रतिक्रिया होती है। हो सकता है क्षणिक रूप में लाभ दिखता हो, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपने गलत किया है तो मन, जो अंतर मन है, बताता है और आपको नींद नहीं आती। लगता है कि मुझसे गलती हुई, होती है कि नहीं होती? कोई झूठ बोलो, कोई गलत करो, कहीं ना कहीं मन तो कहता है भाई गलत कर रहे हो, चैन नहीं मिलता। लेकिन यदि सही करते हो, सही करना कठिन हो सकता है, कुछ समय के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन मन में संतुष्टि होती है कि मैंने गलत नहीं किया, जो भी किया सही किया। उसके चलते मेरे साथ जो भी हुआ ये भी क्षणिक है, आगे और प्रखर होकर निकलूंगा। और इतिहास यदि तुम स्मरण करते हो लोगों का, तो वैसे ही लोगों का स्मरण करते हैं जिन्होंने सही किया। गलत लोगों कितने लोग स्मरण करते हैं? सफलता तब है जब व्यक्ति अपने जीवन में एक प्रेरणा स्रोत बन जाए। सफलता तब है जब सही निर्णय लेना था वो सही निर्णय ले और समाज को प्रेरित कर सके, समाज को मार्गदर्शन दे सके। हमारे शास्त्रों में कहा गया व्यक्ति के 3 ऋण होते हैं: पितृऋण, आचार्य ऋण, देव ऋण। पितृऋण क्या? वे आपको, पूर्वजों ने आपको उत्पन्न किया, आप ही संतति आगे बढ़ाई है। देव ऋण क्या है? कि जिस धर्म को हम धारण करते हैं उसकी रक्षा करें, उसके जो दायित्व है उसका पालन करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आचार्य ऋण, जिस समाज ने आपको ज्ञान दिया, आने वाले समय में आपको भी समाज का पथ प्रदर्शक बनना है, मार्गदर्शक बनना है, ताकि समाज आगे बढ़ता रहे। और जब ऐसा आप करते हैं तो इसी को जीवन की पूर्णता मानेंगे। कहना यही चाहता हूं कि सब, हर व्यक्ति के लिए उसकी जब क्षमता असीम है, जब वो जान जाए तो कोई लक्ष्य कठिन नहीं होगा। लेकिन सामूहिक रूप में यदि हर व्यक्ति को हमने बिहार में प्रेरित कर दिया, जगा दिया, भेदभाव से परे उठा दिया, उसके मन में जो भेदभाव है उससे परे सोचने की परंपरा को हमने पुनः जन्म दे दिया, तो कोई रथ जिसको 4 पशु मिलकर खींचते हों, जब चारों पशुओं में समन्वय नहीं होगा, कोई आगे ले जाना चाहेगा, कोई पीछे ले जाना चाहेगा, कोई दाएं कोई बाएं, तो रथ चलेगा क्या? चल सकता है क्या? और समाज में यदि हम लड़ते रहे कि हम इस जाति के हैं, तुम उस जाति के हो, हम तुम्हें नहीं पढ़ने देंगे, तुमको हमको पढ़ने नहीं देते हो, इस प्रकार की भावना यदि जन्म ले ले और हम संघर्ष करते रहे, समाज आगे बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा क्या? तो वैसे में जो जागृत व्यक्ति है उसका काम क्या होना चाहिए?
तो समाज को बताए कि बिहार तब यदि स्थापित थी जब संसाधन नहीं थे, तो इसलिए थी जिसका कारण रीना जी ने बताया कि हम में एकता की भावना थी, समत्व की भावना थी, भेदभाव से परे हम सोचना जानते थे। इसीलिए जब बिहार की दृष्टि ने जन्म लिया, उस दृष्टि ने प्रेरणा का ऐसा प्रसार किया, भारत को अखंड रूप में हमने स्थापित तो किया ही। यूरोप में जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं थे, तब हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला स्थापित थी। बौद्ध धर्म के दर्शन को देखें, जैन धर्म के दर्शन को देखें, जो इस बिहार से उत्पन्न हुई, उनमें भी उस प्रकार की साम्यता थी। इसी कारण जब वैसे भावना प्रसारित हुई, तो आज भी कोरिया, थाईलैंड कहीं चले जाइए तो आपको उस रूप में बिहार के अंश मिलते हैं। ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी। और आज यदि हम पिछड़ रहे हैं तो कारण कोई और नहीं है, कारण हमारी दृष्टि बदल गई। लेकिन दृष्टि बदलने में समय कितना लगता है? जागृत होने की आवश्यकता है। दो छोटे उदाहरण बताता हूं। बगहा में एसपी था वर्ष 2006 में, किडनैपिंग्स चरम पर थी। लोग कहते थे मिनी चंबल है, उत्तर में हिमालय की तरह है, नीचे गंडक का दियारा। किडनैपिंग सैकड़ों में होती थी। पटना में थे तो फोन पे रैंसम कॉल आता था, बगहा में फोन की भी आवश्यकता नहीं थी। व्यवस्था इतनी सुनिश्चित थी कि कोई गैंग से, जिसको लोग कहते थे जंगल पार्टी, दस्यु गिरोह, चिट्ठी लेकर घर पर देने आता था। और चिट्ठी में लिखा रहता था इतने पैसे देने हैं, इतना अनाज देना है, इतना देसी देना है, इतना विदेशी देना है, इतना चांद मार्का का लुंगी देना है, इतना डोरा का गंजी देना है। लंबी लिस्ट। और लिस्ट के नीचे लिखा रहता था बिहार सरकार, और उसके नीचे गैंग का नाम, और उसके नीचे लिखा रहता था इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। अब सोचिए कैसा जगह रहा होगा जहां व्यक्ति को किडनैप कर लिए और छुड़ाने एक बार नहीं दे पाए तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, तो गारंटी के साथ फिर उठा के ले जाएंगे। उस क्षेत्र में पुलिस के अनेक अभियान चले, ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर। लेकिन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इतनी कठिन थी कि पुलिस बगल से भी निकल जाती हो, डकैत बगल में भी होते थे, पता नहीं चलता। और लोग क्या कहते थे कि प्राचीन समय से चल रहा है, महर्षि वाल्मीकि की भूमि। याद कीजिए कि महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। तो रत्नाकर थे, उस समय से चंपारण में अपराध था, तो तब से था, तो आज कहां कौन बदल पाएगा? लोग मान दिए थे कि यही नियति है। परिवर्तन कैसे आया? अंग्रेजों ने भी लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम उस दिया देख, उनके समय अपराध चल रहा था। परिवर्तन कैसे आया? जब मैं एसपी बना तो मैंने चीजों को समझा। गन्ने की खेती होती थी, उसी गन्ने के खेत में लोग किडनैप करके रखते थे। और खेत किसके थे? या तो सरकारी थे या किसी और के थे। तो पहला काम हम लोगों ने किया, आर्थिक रीढ़ पर हमला किया। जो गिरोह 50-100 लेकर चलते थे, उनका गन्ना हम लोगों ने पुलिस के संरक्षण में कटवाया और सरकारी खजाने में जमा कराया। साल 2006-7 में करीब 25 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए, जो डकैतों के पास जाते हैं। इसके अलावा भी जितनी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, उस पर हम लोगों ने प्रतिबंध लगाया। गैंग्स तिलमिला गया, साथ में पुलिस की रेड होती रही। लेकिन इससे भी परिवर्तन नहीं आता, कुछ समय के लिए आता। वास्तविक परिवर्तन तब आया जब भूमि के संदेश को हमने कहा इसको ग्रहण करो, और इस भूमि के संदेश को ग्रहण करके समझो कि यदि रत्नाकर ही रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता है? यदि रत्नाकर ही रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता? एक रत्नाकर के मन में जब सकारात्मक परिवर्तन का भाव जगा तो पूरे विश्व के लिए पूज्य हो गए। यही तो तुम्हारी भूमि का संदेश है, परिवर्तन की भूमि। एक व्यक्ति के सकारात्मक परिवर्तन को जिसने उस काल में देखा, आज याद करो भगवान बुद्ध भी जब चले थे एक राजकुमार के रूप में, तो इसी चंपारण की भूमि में तो उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया था। याद करो जब एक बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका से चलकर आए, तो इसी भूमि ने तो उन्हें महात्मा की उपाधि दी। अपनी भूमि के मूल तत्व को समझो, परिवर्तन की भूमि है। और तब जब इस भाव को हमने कहा, डकैतों तक के मन में उस प्रकार के भाव की जागृति हुई जो उसी भूमि के भाव थी। और जब वैसे शुद्ध भाव जगी तो विश्वास नहीं हुआ, 26 बड़े गिरोह ने आत्मसमर्पण कर दिया।
एक एक करके आत्मसमर्पण करते गए और जिस भूमि को मिनी चंबल कहते थे, जिसमें 50, 70, 100 किडनैपिंग प्रति वर्ष होती थी, उसमें जब इस प्रकार की भावना जगी जो उसी भूमि की भावना थी, पूर्वजों की भावना थी, किडनैपिंग वर्ष 2008 में शून्य पर आ गए। जिस वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट में वन विभाग के पदाधिकारी भी जाने से डरते थे कि किडनैप हो जाएंगे, आज पर्यटक आराम से जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, होटल खुल गए, रेस्टोरेंट बन गए, लोग सेल्फी लेने जाते हैं, कोई भय नहीं है। लेकिन भयमुक्त कैसे हुआ? जब उन्हीं लोगों ने उस भूमि की प्रेरणा को ग्रहण किया। उसके बाद पोस्टिंग रोहतास में हुई। रोहतास में भी स्थिति बड़ी विकट थी। वर्ष 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, 2006 में डीएसपी शहीद हुए। हर वर्ष पुलिस वाले मारे जा रहे थे। 1500 फीट की ऊंचाई पर रोहतास का किला था, कोई देखने वाला नहीं था, काले झंडे लहराते थे। 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर रहते थे आदिवासी उस पहाड़ पर, जिसकी जंगल 3600 स्क्वायर किलोमीटर उस क्षेत्र में थी। कोई पुलिस का पोस्ट नहीं था। उग्रवादी अपना सेफ जोन, लिबरेटेड जोन मानते थे। उस क्षेत्र में जब मैंने पहले प्रयास किया, 3 सितंबर 2008 को बगल से गोलियां चली, लेकिन हृदय में इच्छा थी कि परिवर्तन तो करना है, इस क्षेत्र को बदलते देखना है। लेकिन बदलेगा कैसे? केवल पुलिस यदि अपने कार्रवाई करती रही, पुलिस की हानि होगी, उग्रवादियों की भी हानि होगी, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। इस भूमि के संदेश को समझना होगा। और तब जब हमने सभी आदिवासियों से बात करना प्रारंभ किया, तो हर आदिवासी के मन में हमने देखा अपने पूर्वजों के प्रति बड़ा सम्मान। कहते हैं कि वह जब कुछ नहीं था तब तो हमारे पूर्वजों ने रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को इस पर्वत के ऊपर स्थापित किया, जिसके बारे में जब अंग्रेज भी आए उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की। जब मुगल आए तो मुगल ने कहा, उनके लेखक फरिश्ता ने कहा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता। इतिहास प्रमाण है। अफगान शासक शेरशाह सूरी बाद में भारत के सम्राट बने, लेकिन पहली विजय यदि उन्होंने कहीं प्राप्त की थी तो रोहतास का किला था। और हर आदिवासी स्वयं को राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व का वंशज मानता था। उस प्रेरणा को हम लोगों ने जगाने का प्रयास किया। हमने कहा, यदि तुम्हारे पूर्वजों में ऐसी क्षमता थी जो सृजन कर सकते थे, तो तुम क्यों विध्वंस में लगे हो? तुम क्यों संघर्ष में लगे हो? और इस भाव के साथ जितने आदिवासी लड़के थे, उनसे हमने कहा, एन अकबरी पढ़ो। एन अकबरी में लिखा गया है कि रोहतास की सौंदर्य कैसा अद्भुत सौंदर्य है, 200 से अधिक झरने हैं। ऐसे स्थल पर यदि पर्यटन का विकास हुआ, क्षेत्र का भविष्य बदल जाएगा। हम जानते थे कि डर से कोई वहां घूमने वाला नहीं है, लेकिन जब आदिवासी लड़कों को बुलाकर हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी, दृष्टि को बदल रहे थे। अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे कि रोहतास पुलिस आपका रोहतास किला पर स्वागत करती है। चीजें ऐसी बदली, जो लोगों से हम जुड़े, समाज के अच्छे लोगों को हमने जोड़ा, लोग जुड़े, आदिवासियों के बीच गए, कंबल बांटा, साइकिल बांटे, प्रेरणा का प्रसार किया कि आदिवासियों ने, जिन उग्रवादियों का पुलिस ने शब्दों में विरोध नहीं किया था, उनसे पूछने लगे कि तुम्हारे कारण हमारे क्षेत्र का विकास रुक गया है, और विरोध करने लगे। और जब विरोध करने लगे तो जो उग्रवादी पुलिस के शस्त्रों के साथ, लूटे हुए शस्त्रों के साथ पूरे क्षेत्र में उनके भय व्याप्त था, उन उग्रवादियों को जो किसी का भय नहीं मानते थे, आत्मसमर्पण करना पड़ गया है। लोगों ने 2 उग्रवादियों की हत्या कर दी और उसके बाद ऐसा भय उग्रवादियों में समाया, दर्जनों उग्रवादी शस्त्रों के साथ पुलिस के समक्ष आ गए। और उसी रोहतास की पहाड़ी पर, जहां कभी काले झंडे लहरते थे, 26 जनवरी 2009 को शान के साथ स्वतंत्रता के बाद पहली बार तिरंगा लहराया। आज आप रोहतास किले पर कभी भी घूमने जा सकते हैं, तिरंगा शान से लहराता है, 24 घंटे लहराता है। संकेत है कि परिवर्तन संभव है। जब परिस्थितियां असंभव दिखती हों तब भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मन में इच्छा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए और जिद होनी चाहिए। क्षमता तो असीम है। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। अच्छे लोग यदि ठान लें कि समाज को बदलना है, निश्चित चीजें बदलेंगे। अच्छे मन से सोच लें कि कुछ करना है। और बिहार को यदि हम देखते हैं आज की स्थिति में,
वह बिहार जो कभी अखंड भारत का स्वामी था, विश्वविद्यालय का निर्माता था, विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, आज के बिहार को देखते हैं क्या भाव जगता है? क्या वैसे कॉलेज हैं जैसे कभी नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति थी? क्या हर व्यक्ति को हम रोजगार दे पाने में सक्षम हैं? क्या उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा है? लेकिन क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं? अच्छी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? लेकिन यदि हम जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे, जिस बिहार में प्राचीन काल में गार्गी जैसी महिला थी, जो पूरे भारत से जब विद्वान एकत्रित हुए उनको विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकती थी इसी मिथिला के सभागार में, उस भूमि में यदि हम संघर्ष करते हैं तो भूमि आगे बढ़ेगी क्या? कैसे बढ़ेगी? कैसे उत्कर्ष होगा? बहुत देर से हम बोल रहे हैं, बताइए कैसे बिहार में परिवर्तन कैसे आएगा? कैसे बदलेगा बिहार? भाईचारे की भावना बढ़ेगी। और कैसे बदलेगा बिहार? बहुत देर से सुन रहे, बताइए, कुछ सब अनुभव भी बताइए। बिहार बदलना है, क्या करना होगा? आप लोग इधर से कोई बोल ही नहीं रहे हैं। भेदभाव की भावना को कम करना पड़ेगा। आप बरौनी कॉलेज में ना निकल रहा है, बरौनी कॉलेज 10 मिनट। जब यहाँ के लोग अपने आप में परिवर्तन लाएंगे तो बिहार में बदलेगा। आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बहुत सही। और कोई पर्यटन, जी ठीक है। और जाति प्रथा से ऊपर उठना होगा। देखिए, जाति बहस करना छोड़ना होगा। ठीक, आगे आ जाइए, बोलिए, अच्छा बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी, बताइए। बहुत को देखते हैं कि हमें जाति की इस पे हमेशा बहस होती रहता है, जाति व्यवस्था पे, सांप्रदायिकता पे, और मतलब और भी बहुत कुछ है। ये लड़की है, इस पे मतलब कि लड़की ऐसी मत करो, ऐसी मत करो। मैं बहुत सही बात कह रही हूँ कोमल, कह रहे हैं कि जाति, मेरी जाति क्या है, उनकी जाति क्या है, दोनों अक्सर बहस करते हैं। लड़का है, लड़की है, इस पर बहस करते हैं, संप्रदाय के नाम पर बहस करते हैं। इस भावना से ऊपर उठना होगा, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। स्तर पे भी, जैसे तुम बिहार के हो, यहाँ पे हम बेगूसराय के हैं, खगड़िया के हैं, इससे ऊपर उठना होगा। हाँ, सबको मतलब एक मतलब बड़ी सोच, बड़ी सोच। हम एक राष्ट्र के हैं मतलब। बिल्कुल ठीक। हम तो बिहट के हैं, हम तो यहीं बिहट के हैं। बिहट का नाम क्या है? बिहट तट। बड़ी सोच, गंगा का जो बड़ा तट था उसी को बिहट कहते हैं। वैसे ही बड़ी सोच की दृष्टि बिहार की थी, जो वेदांत की दृष्टि थी, भेदभाव था जो बता रहे थे। और सर अपने स्वार्थ को ना देखे, बल्कि वह सबको देखे। जैसे कि बहुत ऐसा होता है कि मतलब अपने स्वार्थ की वजह से हम किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, किसी अन्य। बैठिए। केवल अपने स्वार्थ को नहीं देखें, और लोगों को भी देखें। हाँ, बहुत सही। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी का कहना है दूसरे तो सच्चाई है। हम कहते रहेंगे दूसरे को तुम बदलो और खुद नहीं बदलेंगे तो सबसे आसान क्या है? स्वयं बदलना। अपने आप को यदि हमने बदला, यदि बात समझ गए, अब बात समझेंगे नहीं जो बोले हैं, अगर समझ गए और खुद में जब तक परिवर्तन नहीं लाते हैं, लोग तो तुरंत भटक जाएंगे। लेकिन लक्ष्य कब मिलता है? जब जिद हो। अगर बिहार बदलना है, अपने जीवन काल में बदलना है, तो मन में जिद लाना होगा कि बदलना है, और प्रेरणा स्रोत बनना होगा। यदि केवल इस सभागार में 1 घंटे में सुन लिए, घर चले गए, भूल गए, तो बिहार बदलेगा क्या? नहीं सर। कैसे बदलेगा? स्वयं तो परिवर्तन करेंगे, और जो बातें हुई इसको और लोगों को भी बताएंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और बताएंगे तो क्या होगा? लोग पूछेंगे, क्या बताना होगा? कि बिहार तब अगर महान था तो कारण क्या था? हमारी सोच बड़ी थी। आज भी यदि हम उसी सोच को धारण करते हैं, समाज में भेदभाव है, लेकिन समाज में भेदभाव कैसे मिटेंगे? यदि कहते रहें कि मिट जाएंगे तो मिटेंगे क्या? शिक्षा, प्रथम बात। दूसरी बात, समाज में जो सक्षम हैं,
उनके मन में इस प्रकार की भावना हो कि हम उनका सहयोग करें जिनको आवश्यकता है। यदि हम बहुत धनी हैं, अपने धन को लेकर रखे रहे, समाज में कुछ योगदान नहीं हो, ऐसा व्यक्ति का जीवन सफल माना जाएगा? सफल हुआ व्यक्ति है जो समाज के काम आता है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से सब कुछ है लेकिन समाज के हित में नहीं है, वैसे व्यक्ति का समाज को क्या लाभ? और समतामूलक समाज तभी बनता है जब वैसे लोग जो सक्षम होते हैं उनके सहयोग के लिए सामने आते हैं जिनको आवश्यकता हो। तो समतामूलक समाज तभी बनेगा जब लोगों के मन में सहयोग की भावना आएगी, संघर्ष को त्यागेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार को यदि आगे बढ़ना हो तो यदि हर व्यक्ति केवल सोचे कि सरकारी नौकरी करेंगे, कोई भी सरकार आ जाए, क्या हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव है? नहीं है। तो यदि कोई कह दे कि 10 लाख 20 लाख नौकरी हम दे सकते हैं, तो बिहार बदलेगा क्या? बिहार तब बदलेगा जब रोजगार का सृजन होगा। और रोजगार का सृजन कैसे होगा? उद्योग लगेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, तभी तो संभव होगा। और कैसे होगा? जब उद्यमिता की भावना, स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम समझें। और बिहार की तो कोई नई बात नहीं, उस प्राचीन काल में स्थापित थी। जब पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने विश्व का सब प्रमुख नगर कहा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो 150 से अधिक ऐसे व्यवसाय थे उसी पाटलिपुत्र में, प्राचीन पाटलिपुत्र में, जिस पर कर लगता था शासन के द्वारा। इसीलिए तो वियतनाम 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया। व्यापारी आते थे, व्यापार करने आते थे, इतने प्रेरित हुए कि अपने देश का नाम बदल के चंपा रख दिया। चंपा अपना भागलपुर है, जहाँ चंपानगर के अवशेष आज भी विद्यमान है। और जिस बरौनी में हम लोग बात कर रहे हैं, बरौनी घूमिए तो आसपास घूमेंगे तो कभी रजौरा में, कभी कहीं आप देखेंगे, किसी मंदिर चले जाइए, प्राचीन मूर्तियां मिलेंगी। मूर्तियां आज की नहीं है, 1500 साल पुरानी है। संदेश क्या है? सोच बड़ी थी। उस बड़ी सोच के साथ हम बढ़ेंगे, निश्चित बिहार को बदलेंगे। कितने लोग बिहार बदलना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं बिहार ऐसा बने जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना हो? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कितने लोग हैं जो नहीं चाहते हैं बिहार बदले? मतलब सभी लोग चाहते हैं बिहार बदले, लेकिन बिहार कौन बदलेगा? हम बिहार यदि हम सोचे कोई दूसरा आके बदलेगा, बदलेगा क्या? लेकिन हर व्यक्ति यदि सोच ले कि बिहार को मैं बदलूंगा और अपने बिहार की भूमि के परिवर्तन में योगदान दूंगा, तो बिहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मानते हैं कि नहीं? कोई बात है तो आपत्ति है तो बोलिए, खुल के बोलिए। यदि कोई बात मेरी गलत लगी हो। सबसे पहला लक्ष्य, सर, अगर जाति प्रथा अगर हमको छोड़ देना चाहिए तो अब तक कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है हर कॉलेज में एडमिशन के लिए, किसी भी चीज़ का फॉर्म भरने के लिए? बट इनका सवाल है कि यदि जाति प्रथा खत्म हो जानी चाहिए तो क्यों हर कॉलेज में कास्ट सर्टिफिकेट, हर कैटेगरी मांगी जाती है? उचित सवाल है, किसी के मन में आएगी? हम लोग उस समाज में रहते हैं जहाँ नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, सब चीज रिजर्वेशन भी मौजूद है। देखिए, मेरा उत्तर बड़ा स्पष्ट है। हमारा लक्ष्य क्या है? वर्तमान के दोनों में अंतर है। यदि सब कुछ उत्तम होता, सब कुछ सही होता, एक समतामूलक समाज निर्मित होता, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब संविधान भी बना था तो उसको क्या थी? इक्वालिटी। लेकिन साथ साथ एक टेम्पररी प्रावधान था कि अभी समाज की स्थिति इक्वल नहीं है। ऐसे में जो वंचित वर्ग है उनको उठाना सबकी जिम्मेदारी है। उसके लिए कहा गया कि इसमें टेम्पररी एक रिजर्वेशन भी लाए। उस दृष्टि को यदि समझें, मिलकर हमें प्रयास करना है कि जो वंचित हैं उनके लिए हम काम करें। तो ये कारण परमानेंट नहीं है। जो संविधान की अवधारणा है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन उस समय कभी न कभी आएगा। वर्तमान में जो समय है उसके अनुसार हमको उसके अनुरूप चलना होगा। तो जातियां तब भी थी बिहार में, जातियां तब भी थी, लेकिन हमारी सोच क्या थी? जातियों से परे, तभी तो नंदवंश का उदय हुआ, तभी तो आचार्य चाणक्य भी चले। उस सोच को धारण करके लिए बढ़ते हैं। आज भी जातियां हैं, ठीक है, विकास देखना पड़ता है, लेकिन मन में यदि हमने बना लिया, उससे पीड़ित हो गए तो बिहार बदलेगा क्या? और इसी बात को लेकर हम सोचते रहे हम क्या योगदान दे पाएंगे? हमारी सोच नकारात्मक हो जाएगी।
लेकिन यदि हमने सोचा कि नहीं ये क्षणिक है, लेकिन बिहार बदलना है, हर व्यक्ति को जोड़ना होगा, हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए और हर व्यक्ति को हमने प्रेरित करने का प्रयास किया। जो चीजें वर्तमान में बदलेंगी कि नहीं बदलेंगे, लेकिन हम संघर्ष इसी बात पे करते हैं कि आज क्या है, इसी पे हम लड़ते रहे तो भविष्य बनेगा क्या। जो आज है उसका भी कुछ कारण है, कुछ अतीत था, लेकिन भविष्य कैसा होना चाहिए। यदि वैशाली में लोग सोचते हैं कि जो अतीत में राजा थे वैसे ही राजा होने चाहिए, तो गणतंत्र का उदय होता क्या, कुछ नया अपवाद प्रस्तुत करने की भूमि थी। इसीलिए विचलित नहीं होना चाहिए, थोड़ा आगे आ जाए। एकता रखनी चाहिए या नहीं? इच्छा रखनी चाहिए या नहीं? कभी इच्छा हमें गलत दिशा की ओर ले जाती है। इच्छा को मैंने प्रश्न आपको पहले ही बोला कि इच्छा तो सबसे पहले होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, हम करेंगे तभी कर पाएंगे। और सही और गलत का निर्णय लेना होगा। सही जो है वो करेंगे तो भी प्रतिक्रिया होगी, गलत करेंगे तो भी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन जब सही करेंगे संतुष्टि रहेगी, गलत करेंगे शांति नहीं मिलेगी। यही मेरा उत्तर है। अभिषेक समान है तो फिर लड़की को 50,000 रुपया क्यों दिया जा सकता? बिल्कुल जो इनका प्रश्न था आपका प्रश्न तो भिन्न नहीं। हम लोग बात क्या कर रहे हैं भविष्य की, है ना। वर्तमान के कुछ कारण, वर्तमान में अगर सोचेंगे तो मेरी माँ, मेरी अपनी माँ इसी कॉलेज से पढ़ी, इसी कॉलेज में ग्रेजुएशन हुआ, लेकिन मेरी माँ अपने घर में पहली महिला थी जिन्होंने कॉलेज स्तर तक पढ़ाई पूरी की। तो चीजें आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। उस समय अगर माँ के माता पिता ने भेजा नहीं तो नहीं होगा। तो आज यदि महिलाओं का उन्नति की बात करें, क्यों कर रहे हैं? जैसे जब हम IIT कानपुर पहुंचे थे तो IIT कानपुर में 363 लड़के थे, महिलाएं कितनी थी? केवल 7, 50 पुरुष 1 महिला, ये रेशियो था। तो महिलाओं को इंजीनियरिंग में आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन जिस बात की हम लोग कल्पना करें, एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसमें सब बराबर हो, इक्वलिटेरियन सोसाइटी, समतामूलक समाज में आज नहीं। तो आज कुछ ऐसे स्टेप्स थे, संविधान की भी जो बात थी, संविधान में कुछ समय के लिए सोचा गया, उसी प्रकार से जो इस प्रकार की बातें आप कह रहे हैं तात्कालिक है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन लक्ष्य क्या है? समाज ऐसा बने जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, क्षमता कितनी असीम, उसके अनुसार विकसित हो। उसके लिए जो वर्तमान है उससे चिंतित नहीं होना है, चिंतन करना होगा। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, आपको समस्याओं के समाधान दिखेगा। संघर्ष नहीं सहयोग, इसी को लेकर जो अभियान मैं चला रहा हूँ, लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। दो ही मंत्र हैं, चिंता नहीं चिंतन करें, संघर्ष नहीं सहयोग करें, शिक्षा समता उद्यमिता, 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र शिक्षा, दूसरा मंत्र समता, तीसरा मंत्र उद्यमिता। दृष्टि पूर्वजों की बिना भेदभाव की दृष्टि, यही आधार है। इसके साथ यदि मिलकर चलते हैं तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा क्या? विचलित नहीं होना है, चीजें बदलेंगी, लेकिन शंखनाद पर बोलो। दिनकर जी ने क्या कहा था? मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। चिंतित नहीं होना है। और कोई प्रश्न? क्या बिहार को पिछड़ा राज्य इसलिए कहा गया कि आप बताइए क्यों कहा गया? क्यों कहा जाता है? क्या बिहार में हर चीज श्रेष्ठ है? जब श्रेष्ठ नहीं है तो क्या कहा जाएगा? क्या स्वास्थ्य की सुविधा श्रेष्ठ है? क्या शिक्षा की सुविधा श्रेष्ठ है? क्या हर व्यक्ति के लिए रोजगार है? नहीं है। तो जिस क्षेत्र में होगी उसको हम आगे कहेंगे, रोजगार नहीं होगी दूसरा कहेंगे। लेकिन गुण क्या है? जब कुछ नहीं था तब हम पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे थे। आज जब टेक्नोलॉजी भी है, संसाधन भी है, रोड भी है, तो गुणों के साथ यदि हमने दृष्टि बदल दी, कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? टेक्नोलॉजी यूज की है, रोड पर इस्तेमाल किया, निश्चित फिर से हम अग्रणी हो जाएंगे। यही तो जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके लिए आज आपके कॉलेज द्वारा